ओके, सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम थोड़ा सा कुछ बेहतरी आपको बताएंगे क्रिकेट में क्या हो रहा है, लेकिन अपेरेंटली क्रिकेट में कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब हुआ बहुत कुछ, लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ मैच नहीं है क्योंकि मेलबर्न में जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनाब मैच मुतासर हो गया। एक तो पॉलिटिकली इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्टिव डे क्योंकि सियासी मैदान से बहुत सी गर्मा गर्म खबरें आने की तवक्को है, लेकिन अगर खेल के मैदान की हम बात करें तो आपको सबसे पहले और अब लेट्स मूव ऑन। क्रिकेट का तो आपको पता है ना, वी हैव टू स्टार्ट द शो। जिस दिन क्रिकेट हो रहा हो हमें उसकी अपडेट देनी होती है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टोरीज जिसमें हम बात करेंगे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नवी बरसी, उस पर भी और उसकी क्या अरेंजमेंट्स हैं वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की नवी बरसी आज मना रही है और साथ ही कोई 1.5 साल बाद जरदारी साहब की हाजिरी हुई है। और 24 जून 2015 साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए थे और जो बाद में उनकी तवील खुद साख्ता जिलावतनी करार दी गई थी, लेकिन रवानगी से कबल एक मौके पर ईंट से ईंट बजा देंगे जैसे मानी खेज और मुतनाज़े बयान दिए उन्होंने, और उन पर उन्हें सियासी और अस्करी हलकों में शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बड़ा धुआंधार उनका ये बयान था जिसपे खासी तनकीद भी हुई थी उन पर। और हालांकि 27 दिसंबर 2015 को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनकी गड़ी खुदाबख्श मौजूदगी नहायत अहमियत की हामिल थी, लेकिन वो पाकिस्तान ना आए और पिछले साल वो यहाँ मौजूद नहीं थे इसी मौके पर, जिसे पीपल्स पार्टी के बाद हलकों में तशवीश की निगाह से भी देखा गया। बहरहाल अब जरदारी साहब पाकिस्तान में हैं। गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की नवी बरसी आज मनाई जा रही है और पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ वतन वापस लौटने वाले को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी आज जलसे से खिताब करेंगे। एंड हुमा आज वो कहते हैं कुछ सरप्राइज देने वाले। बिल्कुल, वो हम देखेंगे और अपने रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। आपको बताएं कि गड़ी खुदाबख्श में सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल करते हुए सिंध भर से 7,000 पुलिस एहलकार, 300 लेडी पुलिस और कमांडो पुलिस के साथ रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। और सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लाड़काना नोडेरो से गड़ी खुदाबख्श भुट्टो मज़ार की जानिब जाने वाले रास्तों पर 200 इजाफी पुलिस चेक पोस्ट भी बनाई गई हैं और मज़ार में दाखिल होने वाले अफराद की फुल चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट और सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। और चेकिंग के लिए खोजी कुत्तों यानी सर्वेलेंस डॉग्स जो होते हैं, स्निफर डॉग्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। I'm just thinking कि what is this full checking? गालिबन जाम तलाशी वहां पे ली जा रही है। नाज़रीन यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि बरसी के मौके पर गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की नादिर तस्वीर की नुमाइश भी लगाई गई है, जहां पर उनके चाहने वाले देख सकते हैं इस एग्जीबिशन को। और आज दोपहर 2 बजे जलसे की इब्तिदा एक मुशायरे से होगी जिसमें मोहतरमा बीबी शहीद को याद किया जाएगा और उनकी जो खिदमात रही हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। और बाकायदा इजलास इन तकरीबात का फिर 4 बजे होगा, जिसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी मुतवक्के है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन गड़ी खुदाबख्श। और अपडेट हम लेते हैं, साबिर शाह जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं जो कि लाड़काना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिर, आप ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहां पर? सिक्योरिटी के तो हमने बता दिया सख्त इंतजाम हैं, जरदारी साहब भी पहुंच गए और कौन कौन सा रहनुमा अभी पहुंच गया? जी, अब तक पीपल्स पार्टी के तमाम मरकजी रहनुमा जो है वो नोडेरो हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। उधर दूसरी जानिब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की नवी बरसी के सिलसिले में कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है और वो सुबह से ही गड़ी खुदाबख्श पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद जिनमें ख़वातीन भी शामिल है वो गड़ी खुदाबख्श में मौजूद है। और उसके बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर जाकर सबसे पहले वो फातह खानी करते हैं, फूलों की चादरें चढ़ाते हैं और उसके बाद में मरकज़ी जलसे का इंतज़ार में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर से कारकुनों की एक बड़ी तादाद जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उनके जोश व खरोश में खासा इजाफा है। वो बार बार न सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हक़ में बल्कि साथ ही साथ आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर के हक़ में बुलंद करते रहे हैं। और कारकुनों के इस जोश व खरोश की वजह से यहाँ पर एक छोटे से गांव में एक शहर का समा महसूस हो रहा है और मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोग मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का भी मज़हर हैं। बरसी के प्रोग्राम के मुताबिक दोपहर 1 बजे मुशायरे से आगाज़ होगा, जबकि 2 बजे मरकज़ी जलसा होगा और तकरीबन 3:45 बजे के लगभग आसिफ अली जरदारी और बाद में
बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। और जिस तकरीबन 5:20 जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी उस वक्त जो है इस जलसे का इख्तिताम होगा। और जलसे के इख्तिताम के बाद नोडेरो हाउस में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद होगा। जी साबिर, बिल्कुल इसी के बारे में हमने आपसे पूछना है। ये बताइए कि आज पीपल्स पार्टी ने अपनी कोई पॉलिसी का ऐलान करना है, कुछ आप बता सकते हैं किन किन से मुलाकात जो है वो मुतवक्के है? जरदारी साहब किन किन लोगों से मिलेंगे? जी, अवाम से तो उनकी मुलाकात का इम्कान कम है, लेकिन आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और मरकज़ी जलसे से वो अपने रवायती अंदाज में आवाम को देखकर हाथों को बोसा देंगे और साथ ही साथ उन्हें खुशामदीद कहेंगे, जिससे कारकुनों के जोश व खरोश में भी इजाफा होगा। और बाद में वो अपना एक तफसीली खिताब भी देंगे जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आज जो उनकी दी गई डेडलाइन ख़त्म हो रही है उसके हवाले से भी वो खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, जलसे से खिताब करेंगे। साबिर शाह लाड़काना से हमारे साथ मौजूद थे। साबिर, आपका बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नवी बरसी आज मनाई जा रही है और हम भी हुमा उनकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे और 9 साल पहले का तस्करा करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 9 साल बीत गए हैं, मगर कातिलों का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली साबिक वज़ीर आज़म के कत्ल का मुकदमा तो उसी थाना सिटी रावलपिंडी में दर्ज हो गया था, मगर मई 2013 की हम बात कर रहे हैं। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी इसी साल आयद कर दी गई थी, लेकिन आज तक 4 हुकूमतें और 7 जज बदल जाने के बावजूद मुकदमा वहीं का वहीं खड़ा है। एंड शी वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जी बिल्कुल, आपको ये बताएं, भुट्टो खानदान बतौर फैमिली या बेनज़ीर भुट्टो के वारिस इस केस में आज तक फरीक नहीं बने और अदालत ने भुट्टो खानदान को भी नोटिस जारी किया था, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी 8 साल में 3 बार फरीक बनी और तीनों मर्तबा 2-3 पेशियों के बाद गायब हो गई। अगर अलकायदा और तालिबान समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आवाज़ खामोश करके वो उनके पैगाम को रोक रहे हैं तो वो बहुत गलत थे। हमने मिशल थाम ली है और उन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे जो हम पर हमले करते हैं। मुझसे आज से भी सवाल हो रहा है गड़ी खुदा में कि कातिलों को बेनकाब करो। मैं उन दोस्तों से बता देना चाहता हूँ, मुझे पता है मेरे कातिलों का, मुझसे मत पूछो, मेरा सिर्फ साथ दो। और आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ मौक़ों पर क्या बयानात थे तो आपने देख लिया। इस कत्ल की पहली तहकीकात परवेज मुशर्रफ हुकूमत में शुरू हुई, जिनमें बताया गया कि बैतुल्लाह महसूद ने इन्हें कत्ल किया है। दूसरी तहकीकात स्कॉटलैंड यार्ड के माहिरीन से कराई गई और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा को इंतहा पसंदों ने कत्ल किया था। वो तालिबान के सिलसिले में अमरीका के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत कर रही थी। और आपको ये बताएं कि तीसरी रिपोर्ट जो थी अक़वाम मुत्तहिदा के 3 रुकनी कमीशन ने तैयार की, जिसमें पाकिस्तान के बाज़ इदारों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि उनकी गफलत और मुकम्मल सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई। आखिर में साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने FIA को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी, जिसने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को भी मुल्ज़िम बना दिया, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। और आज के दिन के हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की करीबी साथी नाहीद खान साहिबा। नाहीद खान साहिबा, थैंक यू सो मच, आप जियो पाकिस्तान में आज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपको लगता है कि कभी भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को इंसाफ के कटहरे में कातिल को नहीं पहुंचाया जाएगा? मैं अभी पिछले दिनों बिलावल की भी मैंने बातें सुनी है, मुझे उसके दुख का अंदाज़ा है। ज़ाहिर है उसकी माँ थी, हमारा उसके साथ जो भी रिश्ता था, लेकिन उसकी वो माँ थी, उसके दर्द को भी मैं समझ सकती। लेकिन बिलावल किससे इंसाफ मांगा है और बिलावल ने अपने वालिद साहब से क्यों नहीं पूछा? ये सवाल तो उनको अपने वालिद से करना चाहिए कि आपने 5 साल हुकूमत की, आपने मेरी माँ के कातिलों को क्यों तलाश नहीं किया? तो मैं किससे कहूँ कि इंसाफ कौन देगा और कब बीवी के कातिलों को इंसाफ मिलेगा? मियाँ साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरी बहन है, मैं उसके कातिलों को तलाश करूँगा, लेकिन उन्होंने भी मुफाहमत की सियासत जरदारी साहब के साथ कर ली और दोनों फिर भाई भाई बन गए। और अच्छा नाहिद साहिबा, ये बताइएगा क्या वजह, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की शहादत के बाद इनके कातिलों को पकड़ने के लिए कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं की आखिर?
सबसे बड़ी बात यह कि 13 महीने बाद यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया गया, और यूनाइटेड नेशन को जब अप्रोच किया गया, एक तो इतना डिले किया गया, यानी 13 महीने यूनानिमस रेजोल्यूशन होने के बाद 13 महीने बाद जब उनको अप्रोच किया गया, तो उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है, पहले उसको वेलकम करते हैं, वाह 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 करते हैं, उसके बाद फिर उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट को चेंज कराने की भी कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया गया, तो उसमें से क्रिमिनल एस्पेक्ट उसका निकाला गया। क्यों निकाला गया, किसके कहने पे निकाला गया, और किसका फ़ायदा था उसको निकालने में। क्रिमिनल एस्पेक्ट निकालने का मतलब है कि आप फाइनेंसर नहीं तलाश करना चाहते, आप परपिटेटर नहीं तलाश करना चाहते, आप प्लानर नहीं तलाश करना चाहते, आप यानी जिस बंदे ने सब कुछ वो किया है, आप उसको तलाश नहीं करना चाहते कि क्या मुहर्रकात थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के पीछे। आपको भी निकाल दिया, तो किससे इंसाफ मांगे। नहीं साहबा, आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में कोई देखती हैं कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से संजीदगी नजर आए कि वो वाकई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातलों को पकड़े और कुछ कार्रवाई करें इस बारे में? देखिए जी, बस शहादत होती है, लोग दुखी दिल के साथ आते हैं, लोग बीवी के मज़ार पे हाज़िरी देते हैं, रोते हैं कारकुन इसलिए कि वो अपने आप को यतीम समझते हैं। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाल कर दिया गया है, जो चारों सूबों की जंजीर, उस जंजीर को जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, आज उसके हाल पे लोग रोते हैं। लोगों की कुर्बानियाँ इस पार्टी के लिए, 2 हमारे कायदीन शहीद हुए, लाखों कारकुनों के कोड़े, फांसियाँ, जेलें, सजाएँ हैं इतनी लंबी लंबी शाही के लिए, लेकिन आज वो कहाँ खड़े हैं कारकुनों को दीवार के साथ ऐसे लगा दिया गया है कि कारकुन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नाम लेता है ना, वो जो भुट्टो का फॉलोअर है या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फॉलोअर है, उनकी जरदारी लीग में कोई जगह नहीं है। उन कारकुनों को जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया गया, मेरा ख्याल है मुझे कहने को नहीं है, आप सबके सामने। अच्छा, कारकुनों की बात करें, जाहिर है कि कारकुन ही किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ हुआ करते हैं। तो अब नाहिद खान साहब ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी अपेरेंटली पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं, तो उनके आने से आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन रीगेन कर पाएगी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान में? बिलावल को सियासत कब करने दी गई है? जब भी बिलावल ने टेक ऑफ करने की कोशिश की, लैंड किया जरदारी साहब ने। अभी उसने पंजाब में जाके कुछ काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड लिए, काफ़ी एग्रेसिव बातें की, फ़ौरन जरदारी साहब ने लैंड किया आके। जरदारी साहब एक हद से ज़्यादा उसको नहीं जाने देंगे आगे, और जो इस पार्टी की तबाही और बर्बादी है ना, वो जरदारी साहब जब तक इस पार्टी को पूरी तरह ऊपर से दफन नहीं कर लेंगे, जरदारी साहब को चैन नहीं आएगा। उन्होंने कौन सा इंतकाम पीपल्स पार्टी से लेना था, ये खुदा जानता है या उनका दिल जानता है। जो इंतकाम उन्होंने पीपल्स पार्टी से लिया, जिसको ज़ियाउल हक ने ख़त्म कर सका, जिसको कोई दुनिया की ताकत ने ख़त्म कर सकी, वो पार्टी आज अवाम के अंदर हमें दुख होता है जब लोग हमें पीपल्स पार्टी के नाम से कहते हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ। जब हम उनको ये बताते हैं कि हमारा जरदारी लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हमारी बात सुनने को तैयार होते हैं। बहुत शुक्रिया नाहिद खान साहिबा, बहुत ही करीबी दोस्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, और उनकी बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उनके दुख से नज़र आ रहा था कि वो अभी भी कितनी दुखी है, और ख़ास तौर पे इस बात पे कि उनको अभी तक ये नहीं पता चल सका, पीपल्स पार्टी को, पूरे मुल्क को ये नहीं पता चल सका कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किसने कत्ल किया। और ये केस कहां तक पहुंचा, इस बारे में भी बात करेंगे, आपको अपडेट करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं मत जाइएगा। जियो पाकिस्तान हैं, बेनसी है तौर पे कि उनकी कत्ल कार्रवाई हुई, शहादत तक के, इसके लिए नुमाइंदा इस केस को फॉलो सब से वो क्या हुई है, देखिए ये है कि ये बिल्कुल करीब है 141 प्रोसिक्यूशन साइड 7
कोर्ट करा दी गई है। इस केस में रिटायर्ड मार्क सीगल कोर्ट किया गया। तो अब बिल्कुल नजदीक है, इस इंस्टीट्यूशन ने तमाम जो मुल्जिमान रिकॉर्ड होने हैं, जो गिरफ्तार बयान है, सिर्फ के बयान ने 19 अदालत में दरखास्त शरफ को जो वो वापस, ताकि वो अपना, और उसके बाद अवैस अगर इसके बीबी के दौर में हुकूमत में बेनजीर जब उन्हें के बाद, लेकिन है वो आगे तफ्तीश सबसे भी 4 होने की पहले, और पंजाब पुलिस ने तफ्तीश की। उसके बाद FIA की JIT बनाई गई है, इसकी जो है मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तफ्तीश की। ये ट्रायल जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये रिक्वेस्ट की कि और अक़वाम लिहाजा दें, खास पर दहशतगर्दी। उसके बाद और अगस्त परवेज मुशर्रफ बतौर तो उस असर नोट हमाद शुरू हुई, दोबारा जारी किए गए सिरे से शुरू हुआ, जो दरअसल 2000 हकीकत ट्रायल 67 मंतकी जी। आपने हमें मजीद है कुछ में आ रहे हूँ, गुजर गए हैं। दिलचस्प वेस्ट ने केस का और आम दुनिया की पहले यूरोप में जा रहा है, हो चुका है भुट्टो शहीद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और हिस्ट्री रिपीट होकर में नहीं है। और हमारे पास है यूरोप के मुल्क रोमान सरबराह हैं, वजीर आज़म, लेकिन उन्हें लिए सद लेनी होगी, वोट भी हासिल। पार्टी ने आबाद में इस साथ कामयाबी 250 नशेदा सोशल रुकन में तस्वुर की जबरदस्त सलाह मुंतज़िम और यूरोप की तरह आ गई था, जब रोमान ने कम्युनिस्ट इमरान ने में इक़्तिदार तक अपनी अवाम के साथ हाथ बाकी सियासी हल्की बनी और तक सन 1990 मिलकर उलट दिया, बल्कि उन्हें कत्ल भी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी मुल्क की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। 1996 तक रोमानिया की हुकूमत पर साबिक इश्तराकी लीडरों का गलबा रहा। साबिक कम्युनिस्ट पार्टी के एक चोटी के लीडर
यूएनएलएसक्यू, जो इनकलाब के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बने, 1990 से लेकर सन 2004 तक मुल्क के सदर रहे। रोमानिया ने मगरबी दिफाई इत्तेहादी नेटो में सन 2004 में शमूलियत अख्तियार की और यूरोपीय यूनियन में इस मुल्क को 2007 में रुकनियत मिली। अच्छा, आई लव इट जब हम इस किस्म की कोई आपको खबर दिखाते हैं, जैसे हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। और आई नो एंड जस्ट द फैक्ट कि हम मुसलमान खवातीन में हम फिर भी कितने आगे थे ना। रोमानिया आप जाके मतलब इट इज कैचिंग अप, बट वी वर फर्स्ट। और अमेरिका ने इस मर्तबा भी फैसला ना दिया। वो भी हमारे सामने है। और अच्छी खबर यह है क्रिकेट लवर्स के लिए कि मैच दोबारा शुरू हो गया है। मेलबर्न में खुदा करके बारिश थोड़ी रुकी है और असद शफीक और अजहर अली अब क्रीज पर मौजूद हैं। और असद शफीक जो हैं वो 50 के करीब हैं, 48 रन बना चुके हैं। और अजहर अली तो बेहतरीन खेल रहे हैं, सेंचुरी बना ली उन्होंने। और मैच से आपको अपडेटेड रखेंगे, होपफुली कि ये मैच इसी तरह जारी रहे। वाओ, दैट वाज अ गुड कैच। ये किसने कैच किया था? ये हमारा ही होता है, इसलिए हम ओह गॉड, अच्छा सॉरी, क्योंकि मैंने आई एम सॉरी, कल आई वाज वेरी बिजी और मैंने बिल्कुल इसकी ये अपडेट वगैरह मेरे पास नहीं है, हाइलाइट्स मैंने नहीं देखी, सो आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर। मैच के बारे में तो आपको अपडेटेड रखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? अच्छा अब्दुल्ला, देखिए जब ये दूर जा रहा होता है ना कैमरा इस तरह करके, तो ये ब्रेक होता है। ऑलराइट, तो हम ले रहे हैं एक ब्रेक, कुछ देर के लिए बस। वी विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो कुछ फैक्ट्स इस तरह पेश करते हैं कि वो हैरान कुन हो जाते हैं और यू कैन नॉट बिलीव देम। आज भी कुछ इसी तरह हो रहा है और बताएं अगर हम गलत हैं तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला और मैं तो काफ़ी परेशान थे। और हम नेक्टा की बात करें, आपको बताएं जी कि दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में सिर्फ 3700 पाकिस्तानी शहीद हुए और ये कहकर नेक्टा कौम के साथ भयानक मजाक कर रहा है। हमें तो यही लग रहा है मुल्क में अब तक दहशतगर्दी के हाथों 50,000 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी नेक्टा के मुताबिक 2002 से अब तक 179 बड़े हमलों में 3,667 पाकिस्तानी जाँ बहक और 9,180 जख्मी हुए। अच्छा, एक काउंट जो है ये 26 फरवरी 2002 से शुरू किया गया है, जब इस्लामाबाद के सिफारती इलाके में, अगर आपको याद हो, कि गिरजा घर पर हमला करके 5 अफराद की जानें ली गई थी। और इनका अख्तिताम फिर 24 अक्टूबर 2016 को क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाले हमले में किया गया, जिसमें 61 कैडेट शहीद हुए थे और बहुत से अफराद जख्मी हुए थे। सो इट्स ए लॉन्ग टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम लाइन है जिसका तस्करा कर रहे हैं। और सिर्फ 3700 पाकिस्तानियों के शहीद होने की बात कर रहे हैं। गो के इन दहशतगर्दी के हमलों में सिर्फ बड़ी वारदातों को और बड़े वाकयात को शामिल किया गया, मगर आई एम श्योर की तादाद इतनी कम नहीं है जितनी कि कोट की जा रही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि 5 दिसंबर 2014 को पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला मरियम औरंगजेब ने कौमी असेंबली को बताया था कि 2004 के बाद 10 साल में 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। नेक्टा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यानी 55, पंजाब में 35, बलूचिस्तान में 32, इस्लामाबाद में 12 और फाटा में दहशतगर्दी की 11 कार्रवाइयाँ हुई हैं। और शहरों में कराची सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहां 25 बड़े हमले हुए। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान नाफिज होने के बाद दहशतगर्दी की 39 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनमें 720 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 1761 जख्मी इसमें रिपोर्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट को हम बात कर रहे हैं। दिलचस्पी की बात यह कि इस फहरिस्त में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को शामिल नहीं किया गया, विच इज सर्टनली दहशतगर्दी का वाक़या। उसमें जिंदा जला दिया गया था 260 से ज़ायद अफराद को। अब इस सिलसिले में अब्दुर्रहमान भोला ने अपना एतराफ़ी बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया है। और ये बात भी तय हो चुकी है कि फैक्ट्री को आग लगाना दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। नेक्टा के आदाद शुमार ही इसकी बाकी सारी कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए शायद काफी तसव्वुर किए जाएंगे। बिल्कुल जी, हाल ही में जस्टिस फायज ईसा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 1 जनवरी 2001 से 16 अक्टूबर 2016 तक 17,503 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें होने वाले जानी नुकसान का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। इसी कमीशन ने नेक्टा की कारकर्दगी पर भी सख्त तनकीद की है और नेक्टा अपने इक़दामात से इस तनकीद को जायज़ साबित कर रहा है। और इसी सिलसिले में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें तज्जियाकार आमिर राना साहब ने। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइएगा कि नेक्टा जो आदाद शुमार कोट कर रहा है 3,700 पाकिस्तानी 2002 से लेकर 2016 तक कहा गया है कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद हुए हैं, क्या इन कवायद को माना जा सकता है?
देखिए, जो नेक्टा ने अदाद-ओ-शुमार अपनी वेबसाइट के ऊपर दिए हैं, कोई मुसद्दका अदाद-ओ-शुमार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन्होंने वजाहत की है कि ये जो बड़े दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों के अंदर हुए हैं, सिर्फ उनका मेज़ानिया दिया गया है। यकीनन इससे एक गलत तासुर तो जाएगा, बावजूद के वजाहत इसके अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का इदारा इन अदाद-ओ-शुमार को इतना कम क्यों जाहिर कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं इससे कहीं कहीं ज़्यादा हैं। ये सवाल उठेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक तो इस इदारे का ख़ास तौर के ऊपर जो मकसद है वो एक अवेयरनेस है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे ये सवाल ज़रूर उठेगा कि अगर ये इतने हमले सरकारी तौर के ऊपर तस्लीम किए गए हैं, क्या ये वो हमले हैं जिनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और इनकी प्रोसिक्यूशन हुई और इन केसेस का ट्रायल भी हुआ? तो ये सवाल भी इससे मुतल्लिका है। और ये अच्छा आमिर राना, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो पाकिस्तान में सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नेक्टा ने ये फिगर्स कैसे डिसाइड किए, कैसे दे दिए उन्होंने? जी, ये यकीनन इससे तासुर कोई अच्छा नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि बाज़ वक़्त सरकारी इदारे और ख़ास तौर के ऊपर ये जो ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं अदाद-ओ-शुमार को महज जो एक कोई इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि समझते हैं कि इनके ज़रिए शायद वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। इसके पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो हैं बहुत सारे इदारे जो दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर जो नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक ये जो अदाद-ओ-शुमार इससे कहीं ज़्यादा है। और आलमी सतह के ऊपर जो ख़ास तौर के ऊपर जो थिंक टैंक्स हैं और वो जो तालिब इल्म मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, यकीनन ये उनके लिए एक गुमराहकुन तस्वीर पाकिस्तान की शुमार एक भोंदा मजाक लग रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। और ये किसका शेर है हुमा? जी, ये नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग जी, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। और कोइंसिडेंटली या फिर ये पूरी प्लानिंग की हुई थी अब्दुल्ला ने कि ये हम एक ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, क्योंकि आज 27 दिसंबर 1797 की बात है जब मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी। गालिब के किस किस असलूब की बात करें, खुतूते गालिब हों, उनके लतीफ़े हों, चुटकुले हों या फिर उनकी शायरी हो, बहुत सी बातें हैं, करेंगे इस ब्रेक के बाद। इस घंटे की टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली। और रन्स बनाने की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन 5वीं विकेट भी गिर चुकी है। खेल चल रहा है, वी विश बेस्ट ऑफ लक टू द ग्रीन्स। और हम आगे बढ़ेंगे और खेल के मैदान से, सियासी मैदान से आज इससे कबल भी हमने बताया था आपको कि गर्मा गर्म कुछ तड़केदार मसालेदार खबरें आने की तवक्को है। आपके मुंह में पानी आ गया खाने की, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये बातें तब होती है जब हम कोई रेसिपी वगैरह दे रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है लेट्स टॉक पॉलिटिक्स नाउ। एंड अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शुरू करूं अब्दुल्ला। और जी आपको बताएं कि आज क्या होने लगा है। जी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 4 मुतालबात मंजूर ना होने पर मुमकिन तौर पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान करेगी। आसिफ जरदारी की वापसी के बाद के वाकयात बता रहे हैं कि ये तहरीक पीपी अकेले नहीं चलाएगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा, मगर सवाल ये भी है अहम कि क्या तहरीक इंसाफ के बगैर ऐसा इत्तेहाद मौसर भी साबित होगा या नहीं। आसिफ जरदारी की वतन वापसी के साथ ही सियासी जोड़ तोड़ का भी आगाज हो गया और हमने देखा कि जो ही वो वापस आए, बिलावल हाउस गए, तो इतवार की शाम मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से उनकी कराची में मुलाकात हुई थी और दोनों ने फिर मिलकर इकट्ठे चलने के अज़्म का इज़हार भी किया था। और हमारे दरमियान जो है अलायंस, उसकी बात मैं नहीं कर रहा था। मैं तो क्या कहना चाहता हूँ कि जॉइंट अलायंस ना बना हुकूमत वक्त के खिलाफ, तो ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुसलसल कह रहे हैं कि उनके वाले 27 दिसंबर को मुल्की सियासत के हवाले से एक सरप्राइज देंगे।
पॉलिसी क्या है इस वक्त? 27 को नवाज जी बेटा बड़े भाई हैं। सर जो आप सरप्राइज देने वाले हैं आज, इतना अच्छा दिन है, आज आप बता दें कि वो क्या सरप्राइज है। जब मैंने 27 को कहा है तो आपको आज बता दूं। सर क्या मैसेज देंगे सदर जरदारी, सरप्राइज क्या देंगे, खुशखबरी क्या दे रहे हैं, आप कुछ बता दें, आपको बताया हुआ देखिए इंतजार होगा। मगर तहरीक इंसाफ अब भी पीपल्स पार्टी से बहुत दूर खड़ी नजर आ रही है। एक करप्शन की क्रिकेट टीम बनाते हैं, कप्तान नवाज शरीफ, ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा? कौन नहीं है? सुने भाई, जरदारी बेचारा अभी तो इतनी देर से 15 महीने के बाद वापस आया पाकिस्तान। 15 महीने के बाद आया, अपनी टीम में शामिल कर दिया उसको। थोड़ा उसको रेस्ट करने दे, जरा उसको नेट प्रैक्टिस करने दो जरदारी को थोड़ी सी। तहरीक इंसाफ के बगैर पीपल्स पार्टी और काफ लीग जैसी जमातों का इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मौसर साबित नहीं हो सकता और शायद यही हुकूमती इत्मीनान की बड़ी वजह है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उनसे पूछ भी लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब, ऐसा लग रहा है अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनने की कुछ इत्तला हमें मिल रही है, आप लोग इतने परेशान नजर नहीं आ रहे। किसी इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं है, और मैंने तो ये पहले भी कहा है कल कि 0 नतीजा और उसका जवाब 0 है। ये इत्तेहाद, एक जमात वो 0 है अवाम की नजर में, दूसरी जो है अगर वो भी 0 और तीसरी 0 है तो नतीजा भी उसी तरह का निकलेगा। ये जो जमातें इत्तेहाद बनाने की बात कर रही हैं, ये अभी इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं पूरे पंजाब में, जो कि जिसमें तकरीबन कोई 36 अजला डिफरेंट, और आपने देखा होगा कि उनमें सवाए एक जिले के जिसमें मुस्लिम लीग काफ में जिला कौंसिल की सीट जीती है, इसके अलावा जितने मेयर के इंतखाबात थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर्स थे, बाकी जो म्यूनिसिपल कमेटीज थी, और इसी तरह जिला कौंसिल मुस्लिम लीग नून उसमें फाते रही है। तो हम अपनी कारकर्दगी पर जोर दे रहे हैं, हम अपनी वादों की तकमील के लिए मेहनत दिन रात बढ़ा रहे हैं, और हम अपने वादों की तकमील करके जब 2018 में पहुंचेंगे तो इस तरह के इत्तेहाद जो हैं, जो 0 और जिनका नतीजा होगा, उनकी हमें क्या फिक्र। ठीक है, आपने तो कहा कि अपने वादों की तकमील पर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलती है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट एजुटेशन में जाती है, और अपोजिशन जमातें भी इसका साथ देती हैं, तो फिर हुकूमती रिएक्शन क्या होगा चौधरी साहब? हमें अपनी जात के लिए या कोई भी मामला हो, वो इवन बहुत सारी ये पनामा का इशू चल रहा है, कभी हमने ना हेल्प मांगी है ना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमारा दामन साफ है। इसी तरह बाकी हुकूमती मामलात में वो हमारी कारकर्दगी का मामला हो, हम तो चाहते हैं ये खुली तनकीद भी करें, ये चाहे ऐवान के अंदर करें, ऐवान से बाहर करें, लेकिन बेहतरी के लिए करें। तनकीद सिर्फ अपनी जमातों की गिरती हुई मकबूलियत, और खुद खुसूसन पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं अगर इन्होंने अपने आप को ना संभाला तो पंजाब में आने वाले दिनों और आने वाले इलेक्शंस में नहीं लगता। अच्छा, लेकिन इस हवाले से तलाल चौधरी साहब, जो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को डेडलाइन दी थी वो तो आज खत्म हो रही है, तो क्या बेहतर ना होता अगर मुज़ाकरात कर लेते, बातचीत हो जाती? देखिए, ये एक हमारी लीडरशिप जो है वो इनके 4 मुतालबात जो हैं उस पर बातचीत के लिए गौर ख्वाज कर रही है, और हमने पहले भी जो संजीदा मामलात हैं उन पे हमेशा बात की है, और अगर अपोजिशन किसी वक्त लगा है कि उनकी बात ठीक है, वो कोई तरमीम के सिलसिले में हो, किसी आईनी तरमीम के, वो किसी और मामलात में हो, हमेशा उनके प्रेफरेंस दी है। इन मुतालबात में से चंद एक या आधे आप कह सकते हैं इस तरह के ज़रूर हैं कि जिन पे गौर भी हो रहा है और जिन पर अमल दरामद भी हो सकता है, और ये इनसे बातचीत जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कोई हो सकती है, और आने वाले दिनों में वो कोई अभी, लेकिन हमारी तरफ से, क़यादत की तरफ से सोच विचार जारी है, अभी इसका फैसला नहीं हुआ, मगर आने वाले दिनों में ये आपको नजर आएगा कि हम इसका फैसला कर
तो बात करें। अच्छा तलाल साहब, ये फरमाइएगा कि अगर आज जरदारी साहब हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर देते हैं बरमला, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगी? आपके कैमरे जो हैं वो बताते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन सिर्फ इल्जाम लगाता है, कौन तामीर करता है, कौन इंतशार फैलाता है और कौन सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहा है या हुकूमत अपनी सिर्फ गिरती साख्त को बचाने के लिए। या लगता मुझे ये है कि पीपल्स पार्टी को अब ये खदशा है शायद सिंध भी हाथ से ना निकल जाए और वो सिंध को बचाने के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि 2018 में हम कई तरह बचा लें। लेकिन मेरा उन्हें मशवरा है और हमें बड़ी उम्मीद थी बिलावल से भी, लेकिन उन्होंने स्वाए एक इस तरह के बयानात जो उनके बिल्कुल जो उन्हें नहीं देने चाहिए थे, वो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, उन्हें नहीं देने चाहिए थे, स्वाए इस तरह के बयानात के अलावा वो सिंध में कोई तब्दीली नहीं ला सके। सिंध की सड़कें बताती हैं कि वो नाकाम रहे, उनके हस्पताल और स्कूल बताते हैं कि वो काम नहीं कर सके। अपने कारकर्दगी पर जोर दें, एहतजाजी तहरीक की जरूरत नहीं है, उन्हें परफॉर्म करने की चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। और बयानात की आप बात कर रहे थे, बयानात तो दोनों तरफ से मतलब आते ही रहते हैं, समटाइम्स दे मीन समथिंग और मोस्टली दे मीन नथिंग। और सियासी बयानात की बात करें तो उसमें अल्फाज का चुनाव बहुत मानी रखता है, क्योंकि बहुत एहतियात से अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो असर रखते हैं। और अगर अल्फाज के असर की बात करें तो फिर मिर्जा गालिब से बेहतर कौन इंसान होगा। और 200 साल गुजर गए लेकिन उनकी शायरी हुमा आज भी रेलेवेंट है, यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट। ऐसा लगता है अभी ताज़ा कलाम है किसी शायर का। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी शायरी, लेकिन खास तौर पे मिर्जा गालिब साहब की। और फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैं शायद इतनी अच्छी तरह अल्फाज वो समझ नहीं सकती, लेकिन जो एसेंस है उनका, जो दर्द है, जो फीलिंग है, वो यूनिवर्सल है, हर कोई समझता है। और बहुत से पाए के गुलकारों ने उनका कलाम गाया और क्या खूब गाया। एंड रिसेंटली अली सेठी हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के लिए, उन्होंने कुछ अशआर पढ़े। बहुत से लोगों ने गाया, कुछ सुनिए। हमारी किस्मत के साल यार होता अगर और जीते रहते ये इंतजार होता अगर और जीते रहते ये इंतजार होता। नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने। अच्छा, लास्ट क्लिपिंग आप देख रहे थे, ये मंटो फिल्म से थी, जियो फिल्म्स की फिल्म थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट वाज। और गालिब के कलाम को अली सेठी की आवाज में इन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में पेश किया। बहरहाल और वैसे भी कोई यंग सिंगर हो और वो इस किस्म का दिस जॉनर ऑफ म्यूजिक अगर चूज करें तो वो एक बड़ी कमेंडेबल बात लगती है, क्योंकि ये आसान नहीं है। वैसे तो कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली ना सिर्फ आपको वो सही ट्रेडिशनल गाना आना चाहिए, लेकिन वो अल्फाज को मतलब लेकिन जस्टिफाई भी पंजाब हुकूमत जो है ना, वो कहीं आसानियां ढूंढ रही है और वो किस तरह आसानियां
हम ढूंढ क्यों रही है। खींच के वापस पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं? देखिए, एंड ऑफ ईयर है, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट बेटर थिंग्स एंड वी शुड रादर बी डूइंग बेटर थिंग्स, जो कि लगता है कि नहीं हो रही। तो लिहाजा सही आपने कहा अब्दुल्ला, यही बात कर लेते हैं कि आपको बताएं पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। जी, पंजाब में मुकम्मल अक्सरियत लेकिन सूबाई हुकूमत फिर भी ऑर्डिनेंस से चलाई जा रही है और अब नए ऑर्डिनेंस के तहत DCOs का ओहदा जो है वो ख़त्म करके डिप्टी कमिश्नर्स बनाए जा रहे हैं, जो सरकारी कामों की निगरानी करेंगे और हुकूमती पॉलिसी पर अमल कराएंगे। पंजाब असेंबली में हुक्मरान जमात की बात करें, मुस्लिम लीग नून है। कुल इनकी 371 नशस्तों में से 300 मुस्लिम लीग नून के पास है। इसके बावजूद बिसाइड्स दैट ना जाने क्यों ऐसा है कि मुख्तलिफ करारदादों पर राय शुमारी के बजाय, जो कि जमहूरी तरीकाकार है, ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। ऐवान में अब तक 64 ऑर्डिनेंस मंजूर किए जा चुके हैं, जिस पर ऑपोजिशन को सख्त एतराज भी है। बिल्कुल, और इंतखाबी अमल और असम्बलियों की कारकर्दगी जो है जांचने वाली NGO फाफिन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह आईनी तजावीज़ पर नज़रसानी करने वाली स्टैंडिंग कमेटियों की कारकर्दगी भी मुतासर होती है, क्योंकि उन्हें ऐवान की जानिब से पेश करदा बिलों के परखने में इजाफी वक्त लगता है। और उमूमन किसी बिल पर रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन दिए जाते हैं, लेकिन यह देखने में आया कि तकरीबन तमाम ही कमेटियों को जो इस सिलसिले में काम करती एक बिल पर औसतन एवरेज यानी कि 52 रोज लगे, 52 रोज लगे। और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली ने 1 जून साल 2013 से 5 दिसंबर 2016 के दरमियान 25 इजलासों में 137 बिल मंजूर किए, जबकि पेश किए जाने वाले कुल बिलों की तादाद जो है वो है 152 ये रही है। और उनमें से अक्सरियत गवर्नेंस, तालीम, इंतखाबात और इंसानी हकूक से मुतालिक बिलों की थी। और प्राइवेट मेंबर्स बिलों पर अदम दिलचस्पी का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि इस अरसे में सिर्फ 5 प्राइवेट जो बिल्स है वो मुतारिफ कराए। कोई है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। और इसी पर हम जवाब लेते हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा क्या वजह है कि कानून साजी के बजाय ये ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है? देखें, ये कि पंजाब हुकूमत ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है रादर देन उनको कवानीन को असेंबली के अंदर लाने पे, ये प्रोपोजिशन ठीक नहीं है। ये सवाल इसकी जो तफसील है वो कुछ मुख्तलिफ है। और फैक्ट्स ये हैं कि अभी तक 25 सेशंस में जब से इस असेंबली का क़याम हुआ है उसमें कमो बेश इस वक्त अभी तक मेरा ख्याल 150 से ज़्यादा, टू बी एग्जैक्ट नंबर होगा 157, 157 बिल असेंबली ने पास किए हैं। अब ऑर्डिनेंस जो पास होता है, ऑर्डिनेंस एक अर्जेंट सिचुएशन के अंदर होता है। जिस वक्त असेंबली सिटिंग में ना हो उस वक्त ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। और आइन का आर्टिकल 128 इस बात की इजाज़त देता है कि जब असेंबली सिटिंग में ना हो तो आर्टिकल 128 के ताबे आप ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं, लेकिन वो 90 दिन के लिए ऑर्डिनेंस अमल रहता है। 90 दिन के अंदर अंदर असेंबली से उसकी तौसीक कराना ज़रूरी होती है और वही ऑर्डिनेंस फिर बिल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन मलिक साहब, बात वापस वहीं आ जाती है कि हम पंजाब असेंबली की बात करें, मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल अक्सरियत है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो असेंबली के थ्रू अपने बिल्स पास ना करा सकें, फिर भी ऑर्डिनेंस। ये कहना कि इतनी भारी अक्सरियत के साथ तो फिर आप बिल सीधा असेंबली में क्यों नहीं लेकर आते और ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों पास करते हैं, मैंने पहले सवाल में भी इस तरफ इशारा किया आपके। ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट की एक प्रेरोगेटिव है। गवर्नमेंट जब इन डायर नीड ऑफ पासिंग सम लॉज होती है और असेंबली सिटिंग में नहीं होती तो उस सूरत में सिर्फ ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। और उसको आइन ने अपने तौर पर बड़े बेहतर तरीके से डील किया है कि ऑर्डिनेंस को बाहर सूरत आना असेंबली में पड़ता है। तो ये बहस बहुत देर पहले से तय हो चुकी है। इस पर सुपीरियर जुडिशल फोरम्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपनी राय दी और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। और आज की गवर्नेंस जो कि इतनी रैपिडली रिक्वायरिंग, इतनी बेटर गवर्नेंस के लिए इतनी रैपिडली रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों के अंदर बेहतरी करने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए, तो टाइम एंड अगेन यही बात कहनी पड़ेगी कि इसमें कतन ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि पंजाब हुकूमत सिर्फ ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेती है। मैंने आपको एक एग्जैक्ट फिगर दी है कि आउट ऑफ
58 बिल्स जो टेबल किए गए, उसमें से 137-25 इजलासों के अंदर अभी तक पंजाब असेंबली पास भी कर चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये सारी बहस खुली, ये फाफन की जो रिपोर्ट है उनका, उसको इस नुक्ता में देखना कि हुकूमत पंजाब का टोटल इन्हिसारी ऑर्डिनेंसेस पर है, मैं समझता हूँ कि ये। अच्छा, फाफन रिपोर्ट की आप बात करें, एक तासुर की भी आपने बात की। एक तासुर ये भी आम है कि पंजाब हुकूमत या फिर सीएम ऑफ द पंजाब असेंबली को खास अहमियत नहीं देते हैं, तो क्या जरूरी नहीं था कि इस तासुर को, अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, खत्म करने के लिए थोड़ा और कानून साजी की तरफ आया जाता? देखिए, जिस एक इदारे के पास ये इख्तियार हो कि तमाम माली इख्तियारात उसके पास हैं, बजट उसने पास करना है, जिस इदारे के पास ये इख्तियार हो कि उसके पास किए बगैर कोई बिल पास नहीं हो सकता, तो मैं नहीं समझता कि कॉन्सेप्चुअली आप ये बात समझ लें कि वहाँ पर उसकी अहमियत कम हो सकती है। जिस इदारे का ये मुकम्मल इख्तियार है तो वहाँ पर उसकी अहमियत कैसे कम हो सकती है? ये तो एक मिस नॉर्म है। मैं नहीं समझता कि ये कोई एक्सेप्टेबल बात है जिस तरीके से ये फाफन की रिपोर्ट के अंदर डिटेल आई। लेकिन एनीवेज, अब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के जो टूल्स हैं, उन टूल्स में जो सबसे इफेक्टिव टूल, वो आप ये चेक करने के लिए पहला घंटा तौर पर असेंबली की कार्रवाई 1 घंटे रिस्पांसिबिलिटी के गुजरा एकरार उन क्रॉस बेंचेस पर बैठे के ऊपर एक, और जब नजर आती किया जाता है कि हल की तरफ आपका पंजाब हमसे जरा बदलते हैं। इस वक्त एंड ऑफ द नहीं है कि कोई और में बातें करनी, यू नो, जैसे स्टार क्रिकेटर है आजकल भाई इलाके, हाँ वो अच्छा, हम ये डिसाइड कर रहे थे कि अभी जो हम नेक्स्ट ट्रिब्यूट देने लगे हैं वो कौन स्टार्ट करे, क्योंकि कौन ज्यादा फैन है, खैर वो तो हम डिसाइड नहीं कर सके। लेकिन सलमान खान, बॉलीवुड एक्टर, मेगा स्टार, उनकी आज सालगिरह है। ही हैज, तो हैप्पी बर्थडे सलमान। और मिर्जा गालिब के साथ साथ आज सलमान खान की भी बर्थडे। एनीवेज, इनफ ऑफ बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ हुकूमती मामलात की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन और गैर शफाफियत के इल्जामात संगीन होते जा रहे हैं और इसका जवाब तो सर्टनली मिलना चाहिए, क्योंकि आवाम भी और सब भी जवाब के मुंतजर है। तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली हैं ज़ियाउल्लाह अफरीदी। इन्होंने वज़ीर आला परवेज़ खटक पर करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात आयद किए हैं और इन्हें नजरअंदाज सर्टनली नहीं किया जा सकता। हो रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, जिस ये देखो एबटाबाद वाला केस, ये क्या कह रहे हैं जी, उसी केस में जिसमें मैं गिरफ्तार हूँ, ये फरवरी तक उसमें माइनिंग हो रही है जी, ये असेंबली में बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसके पीछे किसके अज़ाइम होंगे? मैं तो जेल के अंदर हूँ। लेकिन रात को भी परवेज़ खटक साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं सूबे में कोई अपना कारोबार नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटे जितनी भी ठेके वगैरह ले रहे हैं वो सूबे से बाहर ले रहे हैं, इसमें उनके बंदे मुलविस हैं। जाहिर जी। और अभी सियासी फिजा में ज़ियाउल्लाह अफरीदी के इल्जामात की गूंज बाकी थी कि सूबाई हुकूमत के कारनामों को उजागर करने के लिए सरकारी खर्चे से इश्तिहारी मुहिम चलाने और पार्टी रहनुमाओं की इश्तिहारी कंपनी को खिलाफ ज़ाब्ता ठेका देने की खबर भी सामने आ गई। एक और एडिशन होगी उनके खिलाफ और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इस इश्तिहारी मुहिम के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई कंपनियों में वो कंपनी शामिल नहीं थी जिसमें पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान काम करते रहे, और शायद इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें फैसल जावेद खान भी शामिल थे और इस कमेटी ने दोबारा कंपनियों के इंतखाब का फैसला किया। और सवाल ये भी यहाँ में हुआ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी कमेटी का हिस्सा कैसे बन गए, और इल्जामात का सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले भी खुद घर के मेहदी लंका ढा चुके हैं और इस मरतबा भी वही हुआ है। वज़ीर आला ने कौम को मायूस किया, KPK का आवाम को मायूस किया। सिर्फ हमने असेंबली में बिल पास किए,
उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? ये सारा फंड, ये पूरा KPK है जी, ये सिर्फ सवाबी नहीं है, ये नौशेरा नहीं है, ये दीर नहीं है, ये पेशावर ने भी वोट दिए इसको। भाई वज़ीर आला को चेंज ना किया गया तो ये पार्टी तबाह हो जाएगी, और अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो 2 साल पार्टी तो वैसे भी फारिग हो जानी है फिर KP में। और आपको बताएं कि इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ियाउल्लाह आफरीदी ने एहतसाब कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाकर अपनी हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी थी, और स्पीकर ने नहीं खामोश कराने की कोशिश की तो अपोजिशन सामने डट गई और तहरीक इंसाफ ने इस मामले को संजीदा ना लिया तो मुश्किलात बढ़ भी सकते हैं। और इस पर हम ब्यूरो चीफ पेशावर से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वहां चल क्या रहा है एक्चुअली, लेकिन मेलबर्न में क्या चल रहा है ये आपको बता दें। मेलबर्न में हुआ ये कि सरफराज धोखा दे गए हैं और पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई है, सरफराज आउट हुए हैं। आसद शफी करें महमूद खान बाबर बताएं कि ज़ियाउल्लाह आफरीदी, हम उनके अभी साउंड बाइट्स भी सुन रहे थे, उनकी जानिब से सूबाई हुकूमत पर जो करप्शन के इल्जामात की वजह क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर कोई हकीकत भी हो सकती है इसमें? उसकी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बातें हैं उसको भी आप अक्सर मुस्तरद नहीं कर सकते, और जो सूबाई हुकूमत कह दें या एहतसाब कमीशन कह दें जिसे इस सूबाई असम्बली ने बनाया था उसकी जानिब से जो उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसे भी आप अक्सर मुस्तरद नहीं कर सकते थे कि ज़ियाउल्लाह आफरीदी जो है वो बिल्कुल ही मासूम था। लेकिन एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि ये जो एहतसाब कमीशन बना था ये सिर्फ सूबाई हुकूमत ने नहीं बनाया था, इसे इस असम्बली ने ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू वजूद में आया था और ये गिरफ्तारी जो है उस एहतसाब कमीशन ने की थी, तो इसलिए इसे अक्सर भी आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो दोनों लोगों की जानिब से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो ये है कि इस वक्त खुद तहरीक इंसाफ का जो है वो इम्तिहान है कि उसके 2 अहम लोग, क्योंकि अभी तक पार्टी ने जो ज़ियाउल्लाह आफरीदी हैं उसे भी मुकम्मल तौर पर डिसोन नहीं किया, और वो परवेज़ खटक साहब जो कि वज़ीर आला हैं तो उनकी बातों को भी सही समझते हैं, तो इसलिए इस वक्त अदालतें तो शायद इसका फैसला ना कर सके, क्योंकि अदालतों के पास जो भी केसेस आए हैं वो अभी तक साबित नहीं हो पाए। तो तहरीक इंसाफ पर इस वक्त एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंटरनली शायद अपनी पार्टी की सतह पर कोई बेहतर इंक्वायरी करा के इनमें से जो सही है तो उसकी बातों को मान के, जो दूसरा है तो उसकी बातों को मुस्तरद कर दें। तो इसलिए इसे ये नहीं कहा जा सकता, दोनों जानिब से जो बातें सामने आ रही उसमें बहुत हद तक सियासत आपकी बड़ी गहरी नजर है इन मामलात पर। ये बताइएगा कि वज़ीर आला KPK के खिलाफ इनकी अपनी पार्टी में अरकान की शिकायत बढ़ती जा रही हैं, हर रोज हम देखते हैं कि कोई नया मसला सामने आ जाता है, किसी को शिकायत हो जाती है, इसकी वजह क्या है बेसिकली? इस वक्त वो तादाद इतनी नहीं जितने के माजी में नज़र आती थी, वो 10 से ज़्यादा होती थी, लेकिन इस वक्त ये तादाद जो है ये बहुत कम हो गई है उसके मुकाबले में। तो ये जो इन लोगों को वजारतें मिली हैं और उनको पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप मिली है तो इससे उन लोगों की तादाद कम हुई और वो आवाज़ें कम हुई हैं। लेकिन इसमें एक किरदार जो है वो पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने भी अदा किया है कि पहले जब लोग उनके पास शिकायत लेके जाते थे तो वो उन्हें तसल्ली देते थे कि वो जांच पड़ताल करके वो इसका तज्जिया करके वो उनको उनके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त आया, उन्होंने सब लोगों को एक वाज़े पैगाम दिया कि कोई भी चाहे जो भी हो वो परवेज़ खटक साहब और उनकी काबीना पर अगर इल्ज़ाम लगाएगा तो पार्टी का चेयरमैन उनके साथ नहीं होगा बल्कि वो सूबाई हुकूमत के साथ खड़ा होगा। ये एक ऐसा पैगाम था कि जिसने उन लोगों को किसी हद तक डिफ्यूज कर दिया और उनकी शिकायत अब कम हो गई, उनके इजलास भी अब कम होते हैं। उनके हवाले से जो बातें सामने आई थी कि उनका स्टैंड उसूली था वो तो था, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग खामोश हो गए हैं, जिसमें इमरान खान का रवैया। महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने पर्सपेक्टिव जो है वो प्रॉपर हमें बताया। हमें बड़ी क्विक ब्रेक लेना है और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। See you right after the break. अच्छा, वेलकम बैक। एक छोटी सी अपडेट है इस्लामाबाद से दे दें। इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली रेफरेंसेस की, और इलेक्शन कमीशन ने केसेस यकजा करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इसकी डिटेल सारा दिन आपको जियो न्यूज पर हम देते रहेंगे, लेकिन अभी एक फ्रांसीसी तैराक की बात करेंगे, स्विमर की बात करेंगे जिसने कारनामा कर दिया। आई नो, किस तरह कर लेते हैं लोग, पता नहीं सोचते किस तरह। खैर, इन्होंने क्या किया जी, एक ये कश्ती में बैठे हैं और उन्होंने तन तन्हा अकेले पूरी दुनिया का वो कश्ती में चक्कर लगाया है।
नाम मैं इनको बता दूं आपको जी, इनका नाम है थॉमस कोवेले और ये है इनकी राइड आई वुड से। और ये इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड जो है 49 डेज 3 आवर्स 7 मिनट्स एंड 38 सेकंड्स में दुनिया के गिर्द चक्कर लगाकर इन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया है। और फ्रांस से इन्होंने अपने सफर का इस जर्नी का आगाज किया था और इससे कबल इस रिकॉर्ड को तोड़ने की 5 कोशिशें की जा चुकी हैं। पहले रिकॉर्ड फ्रांस ही के फ्रांसिस जोयोन के पास था, जिन्होंने सफर 2008 में 57 दिनों में मुकम्मल किया था, लेकिन इन साहब ने तो कमाल कर दिया है, ये 57 से 49 पर ले आए हैं और ये बड़ा टफ बैरियर सेट हो गया आने वालों। मैं आई समटाइम्स थिंक जब सोचते होंगे कि जी हमने ये रिकॉर्ड बनाना है तो सोच कैसे लेते होंगे, क्या इनकी माइंडसेट है? ठीक है, आप सुपरस्टार सलमान खान की आज 51 से 51 years के हुए 51st, सॉरी आई फॉरगॉट इट। हाँ, 50 प्लस इसलिए फॉरगेट हो गया क्योंकि लगते नहीं है ना। he doesn't like anyway, आपको एक गाना दिखाना चाहते हैं उनका, वो देखें, एंजॉय करें और हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। See you tomorrow. Bye.